जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों सीएसबीसी के द्वारा 16 जून 2019 को पूछा गया था। तो साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों आज के इस 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है। तो साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में जो दिया गया है उसी में से आपको आंसर करना है। तो भारतीय संविधान की बात करें तो मूल रूप से इसमें टोटल 22 भाग है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे कि भाग 4 है, तो इसी में देखा होगा आपने भाग 4A। अगर इस तरह से सभी को मिला दिया जाए तो टोटल हो जाएगा आपका 25 भाग, लेकिन मूल रूप से कितने हैं तो 22 भाग है। और वर्तमान में कितने अनुसूची है तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में पूछे कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूचियाँ थी। सारे फैक्टों को ध्यान रखिए। आगे देखिए, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। आंसर कीजिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो मत देने का अधिकार जो है आर्टिकल 326 में आता है। तो दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 326 में। और 324 में क्या है तो इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है 324 में। आगे देखिए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग क्या है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर बताइए, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तम भाग कौन सा है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो पूरब पश्चिम गलियारा है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो गलियारा है पूरब में असम के सिलचर से लेकर पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक फैला हुआ है। तो इसमें पूछा गया है पूरब पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग, तो आंसर हो जाएगा सिलचर जो कि असम में पड़ता है। और पश्चिम भाग पूछे तो गुजरात में पड़ता है पोरबंदर। ध्यान रखेंगे, पश्चिम भाग पूछे तो पोरबंदर, पूर्वोत्तर पूछा गया है तो हो जाएगा यहाँ पर असम का सिलचर। आगे देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो साथियों हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें ये श्रीलंका में स्थित है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्रीलंका। डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। और साथियों आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डेट्रॉइट नामक नगर की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है डेट्रॉइट नामक नगर, तो अमेरिका में। आगे देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बता दीजिए, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए 15 से 59 वर्ष की तरुण कार्यशील जनसंख्या को जनसंख्या लाभांश कहा जाता है। तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या है, किसने किया था तो ज्ञानी जैल सिंह ने, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों आप में से किसी ने अगर
10वीं पास झारखंड बोर्ड से किया है तो झारखंड पुलिस में नई भर्ती आई है तो आप लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एज लिमिट क्या है, कितना पैसा लगता है, इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया गया है। यहाँ ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर कीजिए। तो साथियों भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में याद रखिएगा टोटल 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया है। नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र ने लिखा है और इस पुस्तक में नील आंदोलन का उल्लेख किया गया है। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 12 के बाद 16 है। ऐसा हमने क्यों किया है, तो 12 के बाद बीच में कुछ करंट अफेयर्स है और जैसे कि आप सभी जानते हैं ये 2019 का पेपर है तो पुराना करंट अफेयर्स आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध का नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह। कौन था, वाजिद अली शाह था। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर कीजिए और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जाकर आप लोग इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ में। तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है शिवहर। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए और साथियों 2011 की जो जनगणना है इससे संबंधित इस बार जो 17 दिसंबर को बिहार दरोगा का एग्जाम लिया गया था उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था केवल जनगणना 2011 से। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, तो इसका कारण था याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 से। घातक क्या है, तो घातक भारत का एक लड़ाकू विमान है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब यहाँ पर देख सकते हैं 18 के बाद फिर से 20 है यानी कि 19 नंबर में करंट अफेयर्स पूछा गया था। आगे देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये है गोपालगंज। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, देख सकते हैं इस एग्जाम में भी जनगणना 2011 से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 44 प्रति 1000 जीवित जन पर है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 44, ये जो मृत्यु दर है बिहार का है। रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी, तो रंगराजन कमेटी की बात करें तो हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था इसका गठन कब हुआ था, तो 2005 में। याद कर लीजिए कब, तो 2005 में। आगे देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। याद रखिएगा राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद में तब शामिल होता है जब उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो ऐसे यहाँ पे आंसर होगा राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो 26 के लिए आंसर हो जाएगा योजना और विकास विभाग। 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं दिवाकर स्टडी IQ, लास्ट में लिखना है IQ। तो 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और जितने क्वेश्चन सही है आप लोग साइड में लिखते चलिए। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरित भाग में होती है, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो ये पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। एक सींग वाला राइनो यानी कि गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है? तो मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नहीं होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो असम में है। मानस नेशनल पार्क भी असम में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो 31 के लिए आंसर हो जाएगा बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर क्या होगा? तो उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। उत्पादक और उपभोक्ताओं के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि घास, इसके बाद क्या होगा? बकरी, यानी घास को कौन खाता है? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? तो शेर। चलिए आगे देखिए, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा जीन। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किसमें आता है? तो साथियों याद रखिएगा डीऑक्सीजनित रक्त जो है हृदय के दाएं निलय कक्ष में जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है दायां निलय। प्रारंभिक खाद्य इनमें से कौन नहीं है? चलिए 37 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इन सभी क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया है। तो प्रारंभिक खाद्य इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा दूध। दूध ये प्रारंभिक खाद्य नहीं है, बाकी सब्जी, फल, अनाज ये सभी है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC का मान कितना है?
10th लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान 50 हर्ट्ज है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो साथियों, टिक्का रोग की बात करें मूंगफली से संबंधित है और ये एक कवक जनित रोग है। ट्राइबेसिक एसिड क्या है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरिक अम्ल को ही ट्राइबेसिक एसिड कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये क्या है? फास्फोरिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्या है? एक धातु है। तो यहाँ पे लिख के बताते हैं आपको। तो मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है? धातु है। अब इसको अभिक्रिया कराना है अम्ल से, तो एक अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? MgCl2। ये बनेगा आपका MgCl2 और जो हाइड्रोजन है ये आपका लास्ट में निकल जाएगा H2। ये गैस है। तो धातु जब भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो सभी को जोड़ दीजिए, 2 और 8 10 7 17। तो आप बताइए 17 किसका परमाणु क्रमांक होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरीन का। किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है। जाइलम का क्या कार्य है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में जड़ों से अन्य भागों तक जल का संवहन करना। तो ज से जाइलम, ज से जल, तो जल संवहन हो जाएगा पहला ऑप्शन। और फ्लोएम उत्तक का काम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट करके। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयला का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि पानी का उबलना क्या है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है पानी उबलने से। H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो 46 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा 7 होगा। साबुन का सह उत्पादक क्या है? तो साथियों, साबुन का सह उत्पाद हो जाएगा ग्लिसरॉल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्लिसरॉल। इनमें से सही कथन को चुने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। यहाँ पे कौन सा कथन चुनना है? तो सही कथन को चुनना है। तो बिल्कुल सही है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है लेकिन भार क्या है? वो बदलता रहता है। द्रव्यमान हमेशा बदलता है गलत है, क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी चले जाए उसका जो द्रव्यमान होगा वो हमेशा वही रहेगा। यानी किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान 10 किलो है तो कहीं भी उसको ले जाएंगे वो 10 kg का ही होगा। बदलता है उसका भार। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, गलत है, क्योंकि भार स्थिर नहीं रहता है। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, गलत है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 49 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आयतन वही रहेगा। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर 50 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, हेमेट नहीं पाया जाता है। जबकि मेलियस, इनकस, स्टेपिस ये सभी कान की हड्डी है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3, दूसरा कान में 3, जिसमें से स्टेपिस नाम की जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग
चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लान वेग से क्या होगा? सही जवाब है अधिक होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लान वेग जितना होगा, चंद्रमा पर उस वस्तु का प्लान वेग से क्या होगा? वो अधिक होगा। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना है? तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए 24 कैरेट सोना में सोना का प्रतिशत होता है 100%। एक कैरेट में कितना होगा? 100/24। अब 18 का निकाल दीजिए, 18 में कितना होगा? तो 100/24 और गुना 18, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से 100 25 बार में 25 गुना 3 75% होगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। लोहा के गैल्वनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोहा के गैल्वनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो 53 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जिंक। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुत्ता को भेजा गया था। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो याद कीजिए, हमने आपको बहुत बार बताया है, ध्वनि तरंगे निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती है। ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और ये PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? तो टेलीग्राम पर मिलेगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले क्या करना है? सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।